चलिए एरिना स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज फॉरेन सेट 2009 का। ओके स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 1। वाई Why is it necessary that the field lines from a point charge placed in the vicinity of a conductor must be normal to the surface of the conductor at every point? जरूरी क्यों है ऐसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कंडक्टर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए? यस बताइए। Surface of a conductor is an equipotential surface and field lines are always directed from higher to lower potential. So field lines in the vicinity of a conductor must be normal to the surface of conductor. ठीक है। और अगर एक चीज़ और जान लो कि अगर फील्ड लाइन सरफेस ऑफ द कंडक्टर के परपेंडिकुलर ना होकर के अन्य किसी डायरेक्शन में हुई तो फील्ड के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक नॉर्मल कंपोनेंट। और टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से जो चार्ज होगा वो सरफेस पर मूव करने लगेगा, जिससे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक की बजाय। दैट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। क्लियर? Clear, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सेकेंड। A steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section. Which of these quantities is constant along the conductor? करेंट। Current density, drift speed, electric field. बताइए कौन सी क्वांटिटी करेंट कांस्टेंट रहती है? आंसर करेंट Current. इज कांस्टेंट अलोंग द Current is constant along the कंडक्टर। conductor. ठीक ना, Okay, करंट sir. कांस्टेंट रहती है, बाकी सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। स्टेडी करंट मेटेलिक करंट से फ्लो होती है। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता तो बाकी चीज़ें भी कांस्टेंट रहती, बट नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इसलिए करंट डेंसिटी बदलेगी, क्योंकि करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। ड्रिफ्ट स्पीड बदलेगी, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगा। ठीक है, बट करंट हमेशा Yes, sir. सेम रहेगी। कॉपी में लिख लो, करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो करंट होती है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। Okay, sir. ठीक है, ठीक। Yes, sir. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। Name the electromagnetic radiations which are produced when high energy electrons are bombarded on a metal target. बताइए कौन सा रेडिएशन है जो मेटल टारगेट में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बम्बार करने पर क्रिएट होता है? Sir, X-rays. एक्स रेज। ठीक ना, करेक्ट आंसर इज एक्स रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Draw the wavefront coming out of a convex lens when a point source of light is placed at its focus. पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को अगर इसके फोकस पे रखा जाता है तो चलने वाली रेस पैरेलल होंगी। तो बताना है आपको कि वेव फ्रंट कैसा मिलेगा आपको। अगर फोकस पे रख रहे हो तो चलने वाली रेस पैरेलल होंगी, तो कैसा वेव फ्रंट मिलेगा बच्चों? Planar. प्लेन वेव फ्रंट। समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, बट यदि लाइट पैरेलल आ रही हैं, इसी लेंस में अगर लाइट पैरेलल आ रही होती, ठीक ना, तो जो आपको वेव फ्रंट मिलता वो कैसा मिलता? पिछले पेपर में जो किया था उस टाइप का, ऐसा मिलता, इस टाइप का। याद आया बच्चों? Yes, sir. अभी प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कीजिए। अनपोलराइज्ड। सर 2 मिनट श्रुति का मैसेज आ रहा है सर, वो आ रही है क्लास में। ओके यस सर। पढ़िए। Unpolarized light of intensity I is passed through a Polaroid. What is the intensity of the light transmitted by the Polaroid? हाँ, तो पोलराइड से जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? जस्ट हाफ होती है। ओके, तो आई इंटेंसिटी आई है अपने पास पोलराइड में, तो जो ट्रांसमिट होकर के इंटेंसिटी निकलेगी वो क्या होगी? आई बाई टू। डन? Done, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। Why are coherent sources required to create interference of light? हाँ, कोहेरेंट सोर्सेज की क्यों जरूरत होती है इंटरफेरेंस क्रिएट करने के लिए? पढ़िए। Coherent sources are required for sustained interference.
If sources are incoherent, the intensity at a point will go on changing with time. अगर सोर्स कोहेरेंट होंगे, कोहेरेंट का मतलब सेम फ्रिक्वेंसी, नियरली सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम वेवलेंथ, तो जो आपको मिलेगा, पैटर्न मिलेगा, वो फिक्स इंटेंसिटी का मिलेगा। और अगर सोर्स कोहेरेंट नहीं होंगे तो आपको वेरिएबल इंटेंसिटी के आपको पैटर्न मिलेंगे, जो फ्रिंजेस मिलेंगे वो वेरिएबल इंटेंसिटी के होंगे। सो आंसर, कोहेरेंट सोर्सेस आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन इंटरफेरेंस। इफ सोर्स आर इनकोहेरेंट, द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट विल गो ऑन चेंजिंग विद टाइम। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सिक्स्थ के बाद सेवेंथ पढ़िए। In the Rutherford scattering experiment, the distance of closest approach for an alpha particle is d naught. If alpha particle is replaced by a proton, how much kinetic energy in comparison to alpha particle will it require to have the same distance of closest approach d naught? ओके, कह रहा है कि अगर रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अल्फा पार्टिकल की डी नॉट है, मतलब अल्फ़ा अगर डी नॉट ट्रेवल करता है, अगर अल्फ़ा को आप रिप्लेस कर देते हो प्रोटॉन से, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव आयन से रिप्लेस कर देते हो, तो हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इन कंपैरिजन टू अल्फ़ा पार्टिकल विल इट रिक्वायर। तो बताइए इसको कितनी काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत होगी जिससे कि ये अल्फ़ा पार्टिकल के बराबर ही चला जाए। ओके, चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E1/4πε0, जो होती है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R0। तो D0 पहले वाले के लिए जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन ये बनेगा, बना लो बच्चों इसको, और दूसरे वाले में रिलेशन ये बनेगा। ठीक, ठीक सर। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो ई के डैश इक्वल टू E k/2, मतलब सेम क्लोजेस्ट अप्रोच करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी अल्फा पार्टिकल की वो आधी होगी। सो द काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन मस्ट बी हाफ ऑफ द कंपेरिजन, मतलब आधी रिक्वायरमेंट होगी उसकी। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, श्रुति यू से। यस सर। चलिए श्रुति, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। State the Faraday's law of electromagnetic induction. पढ़िए रीना। रीना, The magnitude of the induced EMF in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit. Mathematically, the induced EMF is given by E is equal to minus del phi by del t. ये है Faraday's law। ओके, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इज सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। बल्कि फेराडे ने तो इसके प्रोपोर्शनल बोला था, बट उसको इक्वल करके वो माइनस के इक्वल लेंस लॉ से आ जाता है, तो ज़्यादा एडवांस फॉर्म में लिख दिया। बट यदि आप बात करें फेराडेज लॉ की, तो उन्होंने कहा था E इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, सॉरी प्रोपोर्शनल। ओके, कि इंड्यूस EMF इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्लियर? क्लियर बच्चों? Clear sir. ओके, अगला क्वेश्चन श्रुति। Yes sir. Yes, sir. Figure shows a sheet of aluminum foil of negligible thickness placed between the plates of a capacitor. How will its capacitance be affected if first the foil is electrically insulated, second the foil is connected to the upper plate with a conducting wire? तो दोनों केसेस में आपको कैपेसिटी का चेंज कैसा होगा पहला बताना है। फर्स्ट केस पढ़िए श्रुति। No effect on capacitance if foil is electrically neutral. Second, if foil is connected to upper plate with a conducting wire, the effective separation between plates become half, so capacitance is doubled. बच्चों दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? नहीं आए? सर एक बार समझा दीजिए। देखिए, पहले केस में कहा गया बेटा ये कैपेसिटर था। हाँ बेटा, ये कैपेसिटर था, बोलो यस।
अब इसके बीच में आपने एल्यूमिनियम Yes, फॉइल sir. रख दी है, एल्यूमिनियम फॉइल रख दी, बोलो यस। Yes, sir. ओके, अब यदि आपने एल्यूमिनियम फॉइल रख दी है तो एक तरीके से अगर ये अनचार्ज्ड फॉइल है तो ये दो कैपेसिटर का काम करेगी। दो कैपेसिटर बन गए एक तरीके से सीरीज में कि नहीं बन गए? Yes, sir. तो दोनों कैपेसिटर सीरीज में बन गए और इसकी थिकनेस तो कुछ है नहीं, Yes, तो sir. दोनों को जोड़ करके टोटल कैपेसिटी फिर से वही आ जाएगी। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. ओके, Clear, तो sir. पहले में आया नो इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ द फॉइल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल थी तो न्यूट्रल तो डाई इलेक्ट्रिक का काम करता है ना, तो डाई इलेक्ट्रिक आपने बिल्कुल बीच में भर दिया है तो दो कैपेसिटर सेम वाले भर गए, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं आएगा। समझ में आया? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. दूसरे वाले केस में आपने क्या किया है कि पहली प्लेट से कनेक्ट करके दूसरा एक फाइल यहाँ जमा दिए, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक का तो कोई मतलब रह ही नहीं गया, आपका कैपेसिटर यहीं से शुरू हुआ माना जाएगा, क्योंकि ये प्लेट बन गई प्लस और ये बन गई माइनस। Yes, sir. ओके, अब पहले डिस्टेंस d थी बट अब डिस्टेंस हो गई d/2, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो D आपका कम हो गया मतलब कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, कैपेसिटी डबल हो जाएगी। अब आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया. श्रुति क्लियर हुआ? सर ये सेकंड वाला सर एक और बार बताइए। सेकेंड वाला फिर बता देता हूँ, देखो बेटा, पहले ये दोनों कैपेसिटर की प्लेट ये थी अलग अलग, ओके ओके सर। ठीक है। फिर आपने क्या किया, एक यहाँ पे कैपेसिटर एल्यूमिनियम की फाइल रखी और इसके बीच में आपने कनेक्शन कर दिया, बोलो यस। ओके सर। तो Yes, sir. ये प्लेट एक तरीके से दोनों टच ही हो गई है, तो मतलब ये सिस्टम खत्म, अब नई प्लेट ये मानी जाएगी और ये मानी जाएगी। हाँ सर। तो दोनों के बीच की दूरी पहले तो d थी, बट प्लेट लाने के बाद जो इफेक्टिव दूरी बची वो कितनी बच गई, d/2। यस सर। तो ओके सर। d कम करने से कैपेसिटी बढ़ जाती है ना। हाँ सर। चलो ठीक है, आया समझ में? हाँ सर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। श्रुति पढ़िए थर्ड क्वेश्चन। 3 points A, B and C lie in a uniform electric field E of 5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb as shown in the figure. Find the potential difference between A and C. ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ से कहाँ पर होगा, केवल यहाँ से लेके यहीं तक तो होगा, इसमें तो कोई ड्रॉप होगा नहीं, बोलो यस और नो। Yes sir. तो V इक्वल टू ई डॉट डी आर है ना, E की वैल्यू E है और डी आर कितना है, ये है 5, ये है 3, तो ये हो गया कितना 4, 4E। Yes sir. याद आया? Yes sir याद है। चलो Yes, sir. तो E की वैल्यू दी गई है बच्चों, और 4E 4 सेंटीमीटर था बेटा, तो 4 को मीटर में बदलो, तो E की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 3 और 4 सेंटीमीटर 4 इंटू 10 की पावर -2, आंसर 200 वोल्ट का ड्रॉप होगा। क्लियर की नॉट क्लियर? क्लियर है सर। ओके, E इंटू ए बी देख लीजिए, B से C में कुछ नहीं होगा क्योंकि परपेंडिकुलर में इक्वल पोटेंशियल होता है, तो वी बी इक्वल टू वी सी, और डिस्टेंस ए बी की दी गई है 4 सेंटीमीटर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया वो दिया गया 5 इंटू 10 की पावर 3, तो आंसर E इंटू 4 सेंटीमीटर कर लोगे? Yes sir. चलो Yes, गुड। sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा। श्रुति नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. Yes sir. The sum of 2 point charges is 7 mu coulomb. They repel each other with a force of 1 Newton when kept 30 centimeter apart in free space. Calculate the value of each charge. ठीक है, तो एक दोनों का सम 7 है, तो एक को Q मान लो तो दूसरा 7 माइनस Q हो जाएगा। तो ये देखिए जी, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 7 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, क्योंकि दोनों चार्ज का सम जो है इतना है। रिपेल करते हैं कितने न्यूटन से, 1 न्यूटन से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर। वैल्यू निकालनी है, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 7, फॉर्मूला लगा दिया, Q1 Q2 की वैल्यू आ गई, Q1 Q2 की वैल्यू सॉल्व करने पर 10 की पावर -11 आई। बोलो बच्चों यस। Yes, sir. अब यहाँ पे लगने वाली है बच्चों, इतने से लगेगी मैथ,
अब हम जानते हैं कि Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस 4Q1 Q2 होता है कि नहीं होता, बताओ बच्चों मैथ में। होता Yes, है sir. सर। अरे बच्चों A माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू A प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4A भी नहीं होता। Yes, sir. यस होता सर है. होता है। वहाँ से यूज़ कर लिया है इसको। तो यहाँ से Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ गई कितनी, 3 इंटू 10⁻⁻6। बोलो यस। Yes, sir. यस सर। अब Q1 की वैल्यू हमारे पास, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है, 6 माइक्रोकुलम। ये देखो ऊपर 7 माइक्रोकुलम। तो ऑलरेडी अपने पास है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 7 इंटू 10⁻⁻6। और आपने निकाला Q1 माइनस Q2 इक्वल टू हाँ 3 इंटू 10⁻⁻6। ऐड कर दो, Q2 कैंसिल, 2Q1 इक्वल टू 7 और 3 10, 10 इंटू 10⁻⁻6। Q1 इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻6। बच्चों आया समझ में? Yes, हाँ sir. सर आ गया। देखो आराम से देखो जी भर के, इतना पार्ट क्लियर। क्लियर है सर। एरिना आपको? Yes, sir. Clear है. ओके देन इसके बाद ये वाला पार्ट। Clear है, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। Name the electromagnetic radiations having the wavelength range from 1 millimeter to 700 nanometer. Give its two important applications. 1 mm क्या होगी, 1 mm वाली वेव, 1 mm इंफ्रारेड रेडिएशन, 1 mm जो होती है वेव जो होती है दैट इज इक्वल टू इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है ना। 100, Yes, sir. ठीक है ना। हाँ मीटर में कितने, इक्वल टू हाँ 10 सेंटीमीटर तक जो हुआ करती है वो चलती है अपनी माइक्रोवेव, और उसके बाद आ जाती है अपनी इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड के यूज़ क्या होते हैं, टेकिंग फोटोग्राफ ड्यूरिंग फॉग एंड स्मोक एंड फॉर, क्या लिखा हुआ है बच्चों ये, थेराप्यूटिक पर्पजेस, ठीक है ना। इससे अच्छा एक काम करो, इंफ्रारेड फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट लिख लेना है। Yes sir. चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए श्रुति, पढ़िए। A wire of length L is bent round in the form of a coil having n turns of same radius. If a steady current I flows through it in a clockwise direction, find the magnitude and direction of the magnetic field produced at its center. L इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 2πr, क्योंकि L लेंथ को n फेरों में बदल दिया गया है तो R इक्वल टू L अपॉन 2πn। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो म्यू नॉट एन आई की जगह म्यू नॉट एन आई, 2 की जगह L की जगह 2πn, n स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा। बोलो समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. करंट कैसी जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है। तो क्लॉकवाइज करंट बनाकर एक घड़ी जैसे आपके घर में रखी हुई ना, तो घड़ी के कांटों की डायरेक्शन में अपने हाथों को मोड़िए, देखो अंगूठा घड़ी के अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है। देखो दीवार घड़ी की डायरेक्शन में उंगलियों को मोड़ो, अंगूठा देखो कहाँ जा रहा है, घड़ी के अंदर या बाहर? Sir, हाँ inward. इनवर्ड। तो आंसर होगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलो क्लियर हुआ एरिना? Yes, sir. Clear है. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो श्रुति। Yes sir. Derive an expression for the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential V. Draw a schematic diagram of a localized wave describing the wave nature of the moving electron. ओके तो आपको डी ब्रॉगली वेव की एक्सप्रेशन बनानी है,
और साथ में ड्रॉ स्केमेटिक डायग्राम ऑफ ए लोकलाइज्ड वेव डिस्क्राइबिंग द वेव नेचर ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट का वेव बनाना है। चलिए देखिए बच्चों, तो अपन को डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन चाहिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड जो होती है इलेक्ट्रॉन मोमेंटम p होता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p यानी h अपॉन एम वी, वेयर m इज़ द मास। इलेक्ट्रॉन, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम v की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? v आप लोग जानते हो कि v इक्वल टू पी अपॉन एम, तो यहाँ से p अपॉन एम रख दी वैल्यू। ओके, तो p स्क्वायर इक्वल टू 2m ई के, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m ई के, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, तो h अपॉन p की वैल्यू आ गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. E के मतलब काइनेटिक एनर्जी, E के मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब E के काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होती है? E इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्टेज, तो आंसर ई के की जगह ई वी पुट कर दो, तो आंसर लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 2m ई वी। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल ऑफ v वोल्ट। द डायग्राम ऑफ द वेव पैकेट डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इज शोन। बच्चों रट लेना, ये मूविंग इलेक्ट्रॉन का वेव है ना, मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ ये वेव पैकेट डिस्क्राइब कर रहा है। द डायग्राम ऑफ द वेव पैकेट डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन। एक बार देखिए, बोलिए ये वाला पार्ट क्लियर है? Yes, sir. Yes, ओके, sir. देन इसके बाद ये वाला पार्ट क्लियर है? Yes, sir. एरिना क्लियर है बेटा आपको अच्छे से? कुछ पूछना तो नहीं है ना बच्चों? No, sir, नहीं पूछना। Okay. सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। फिगर Figure shows variation of stopping potential V naught with the frequency nu for two photosensitive materials M1 and M2. Why is the slope same for both lines, and for which material will the emitted electrons have greater kinetic energy for the incident radiations of the same frequency? Justify your answer. कह रहा है कि बताइए फॉर विच मटेरियल द इमिटेड इलेक्ट्रॉन हैव द ग्रेट काइनेटिक एनर्जी। ये मेटल 1 है, ये मेटल 2 है। फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट विद द फ्रिक्वेंसी। तो देखिए V नॉट इसको नीचे ले जाना पड़ेगा तो ये कम की तरफ जाएगा, मतलब ये फ्रिक्वेंसी कम है और ये फ्रिक्वेंसी ज़्यादा वाले पे आ रहा है। ऑफ द टू इज फोटोसेंसिटिव विच वाई इज़ द स्लोप सेम फॉर बोथ लाइन्स। दोनों के स्लोप जो हैं वो सेम क्यों हैं? देखिए द स्लोप ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट वर्सेस फ्रिक्वेंसी न्यू is equal to h upon e which is a universal constant, so slope is same for both the lines। बच्चों जो बनता है फॉर्मूला आपका V नॉट और न्यू का जो फॉर्मूला हुआ करता है उसमें जो स्लोप आता है वो आया करता है कितना? h अपॉन e। अगर आपको मैं बताऊं तो कैसे करें इसको, हम लिखेंगे कि h न्यू इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल हुआ करता है? ई वी नॉट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल के। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा? ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। बोलो यस। Yes, sir. तो V नॉट इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। बेटा तुलना करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ में, तो m की वैल्यू h अपॉन ई आया कि नहीं आया? बोलो। आया सर। और y की जगह ई नॉट, तो ये तो कांस्टेंट होता ना बेटा सबके लिए। बोलिए यस। यस सर। क्योंकि h प्लैंक कांस्टेंट है e, तो इसलिए ये दोनों के स्लोप इक्वल आएंगे। क्योंकि ये टर्म एरिना स्लोप का होता है ना, m इक्वल टू स्लोप ही तो होता है, तो ये स्लोप ही तो देगा। से यस और नो? यस सर।
एरिना नहीं है क्लास में क्या? सर नहीं है सर। ओके चलिए, तो पहला पार्ट हो गया बेटा, ये स्लोप देगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है सर। ओके, सेकंड है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज लेसर फॉर m1. ओके, लेसर फॉर m1, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर फॉर m1 फॉर सेम फ्रीक्वेंसी न्यू। तो m1 के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी ज़्यादा होगी, m1 के लिए काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बेटा m1 वाले का ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कम है। बोलो हाँ। हाँ सर। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी कम है ना? यस सर। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, और जब दोनों को सेम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन दिया जा रहा है तो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है और इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी किसको मिलेगी? इसी को तो मिलेगी, फर्स्ट वाले Yes, को। sir. मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस सर मिलेगी। ओके, तो लिखा हुआ है as threshold frequency nu naught is lesser for m1, so kinetic energy will be greater for m1 for same frequency nu. क्लियर है श्रुति? यस सर क्लियर है। चलिए सेकंड, एरिना कहाँ चले गए थे बेटा? चलिए, सर वो आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, वॉमिटिंग हो रही थी। ओके ओके, चलिए ठीक है। The energy of the electron in the ground state of the hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. What does negative sign signify? Negative sign क्या दिखाता है? गुलामी को, बाउंडेशन को। इलेक्ट्रॉन बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। हाँ बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव साइन बताता है बंधे हुए को, है ना? आंसर, द नेगेटिव साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन शोज द बाउंड इन H atom ड्यू टू attractive forces between electron and nucleus. Clear? क्लियर सर। How much energy required to take an electron in this atom from the ground state to first excited state? ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए, ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2 में जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? बच्चों देखिए, तो ग्राउंड स्टेट बेटा फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एन ऑर्बिट में? बेटा लिख लो फॉर्मूला, RH अपॉन एन स्क्वायर या माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। तो सेकेंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n इक्वल टू 2 होता है, तो एनर्जी कितनी हो गई? इतनी। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी होगी? 13.6। यस सर आ गया। ओके, तो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, चेंज इन एनर्जी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी? ओके, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 कितनी है? माइनस 3.4। ओके, ये गलत किया बेटा, माइनस 3.4 आगे रहेगा। E2 माइनस E1 इक्वल टू माइनस 3.4 माइनस का, और E1 की एनर्जी कितनी? माइनस 13.6। ओके यस, तो हमको इतनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। आंसर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी, ठीक है ना? सो वी नीड टू गिव द 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी जब ये लोअर ऑर्बिट से लेके हायर ऑर्बिट पे जाएगा। बोलो यस। क्लियर? यस सर। यस सर। तो हमको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी। बोलो बच्चों बन जाएगा? फॉर्मूला याद रख लोगे? फॉर्मूला क्या होता है? EN का फॉर्मूला लिख लो बेटा, घर की दीवार में लिख लो फॉर्मूला, माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है ना? और कल डिफ्रैक्शन का डार्क वाला, हाँ बेटा सर ये एक्सपेरिमेंट सर सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही है? हाँ, केवल हाइड्रोजन के लिए। जो मॉडल आया था बोर्स का मॉडल, नील बोर्स ने मॉडल अपना हाइड्रोजन के लिए ही बनाया था, बाकी किसी के लिए सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये इसकी फेलियर भी थी कि हाइड्रोजन के अलावा किसी पर भी ये मॉडल फिट नहीं हुआ था। अगर क्वेश्चन आए कि नील बोर्स की फेलियर बताओ तो यही बताना है, ठीक है ना? ओके सर। ओके, आउट टू सिलेबस अगला क्वेश्चन नहीं करेंगे।
16। चलिए 17 क्वेश्चन, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, वाई इज नॉट पॉसिबल टू यूज स्काई वे प्रोपोगेशन फॉर टीवी ट्रांसमिशन सिग्नल। सिलेबस से बाहर हो गया बच्चों 17 क्वेश्चन भी, सॉरी 17। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो श्रुति। How are eddy currents reduced in a metallic core? Second, give two uses of eddy currents. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एडी करंट को कम करने का तरीका, उसको लैमिनेट कर दो। पढ़ो बेटा। Yes, sir. A metallic core cuts the path of eddy currents, this reducing the strength of eddy currents. मतलब आप अगर मेटेलिक कोर के पाथ को कट कर दो, है ना, तो उससे इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी कोर को जो क्रोड होता है उसको आप लैमिनेट कर दो। सेकेंड पढ़ो बेटा। Eddy currents are used in induction furnace and induction motor. ओके, तो दो जगह यूज होता है एडी करंट का। क्वेश्चन नंबर 19 नेक्स्ट। Define the term electric dipole moment. Is it a scalar or vector? Vector. Use an expression for the electric field at a point on the equatorial plane of an electric dipole of length 2a. चलिए देखिए, पढ़िए श्रुति। Yes, sir. The electric dipole moment is a vector quantity whose magnitude is equal to the product of charge on one dipole and distance between them. Its direction is from minus q to plus q. That is, p vector is equal to q dot 2l vector. Electric dipole moment is a vector quantity. Derivation of electric field at a point of equatorial plane. Consider a point P on broad side on the position of dipole formed of charges plus q and minus q at separation 2l. From figure, AP is equal to BP is equal to under root r square plus l square. Therefore, E1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square plus l square along B to P. E2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square plus l square along P to A. Resultant electric field at P is E is equal to E1 cos theta plus E2 cos theta. But E1 is equal to E2 is equal to K into Q by R square plus L square. And cos theta is equal to OB by PB is equal to 1 by under root R square plus L square is equal to 1 by R square plus L square to the power 1 by 2. Therefore, E is equal to 2E1 cos theta is equal to 2 into K into Q by R square plus L square into 1 by R square plus L square to the power 1 by 2, which gives K 2QL by R square plus L square to the power 3 by 2, but Q into 2L is equal to P is equal to electric dipole moment. Therefore, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into P by R square plus L square 3 by 2. If dipole is infinite similar and point P is far away, we have R is very greater than L. So L square may be neglected as compared to R square, and so equation 3 gives E is equal to Kp by R square to the power 3 by 2, which gives K into P by R cube. That is, electric field strength due to a short dipole at broadside on position is equal to Kp by R cube parallel to BA vector. Its direction is parallel to the axis of dipole from positive to negative charge. बच्चों आगे समझ में, डायरेक्शन देखिए अपोजिट है इसकी। डन सर। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, कल बाकी का पेपर करेंगे। ओके ओके सर। ठीक है, ठीक है। Bye, sir. Thank you, sir. बाय बच्चों, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।